नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ओडिशा दौरा, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मोहन चरण मांझी की आज ताजपोशी। राज्यपाल ने की कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यों की समीक्षा, बोले भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए खोजे उपाय। टूरिस्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी हो रिसर्च। हल्द्वानी के बेताल घाट में हादसे में हुए घायल यात्रियों की पूछी कुशलक्षेम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अस्पताल पहुंच ली कुशलक्षेम। ओवरलोडिंग को लेकर दिए निर्देश। अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, 25 बीघा में की जा रही प्लांटिंग ध्वस्त। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। और देहरादून में जून की गर्मी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड, 43 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अलर्ट। मैदान के साथ पहाड़ भी तपे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ओडिशा दौरा आज है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर ओडिशा के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा भी सीएम धामी ने कहा। अजय टम्टा ने सड़क और परिवहन राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा पहले से तय है, इसीलिए हम लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। काम करने का जो तरीका है उसे और बेहतर बनाया जाएगा। हम पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ इस मंत्रालय के काम को और मजबूत बनाने का काम करेंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना साकार हो। उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले भाजपा सांसद अजय टम्टा को रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। क्योंकि एजेंडा हमारा ऑलरेडी पहले से ही तय है और उस दिशा में लगातार काम चल ही रहा है। मैंने जैसे बोला कि जो रूपरेखा बनी हुई है, जो काम करने की व्यवस्था बनी है, जो पद्धति बनी है, उसको और ताकत के साथ हम काम करेंगे। उसमें और अपना भी जितनी ताकत लगा करके रात दिन मेहनत करके पूर्ण मनोयोग से अपने इस मंत्रालय के कार्य को ताकत देने का काम करेंगे, जिससे लोगों को सुविधा मिल पाए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम विकसित भारत के रूप में बहुत जल्दी आए, तो उसके लिए हम जो भी मेरे से सहयोग बनेगा, हम लोग बहुत मेहनत के साथ उसको काम करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में निदेशकों और संकाय अध्यक्षों से अलग अलग वार्ता की। सभी संकायों में हो रहे अकादमिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी निदेशकों और संकाय अध्यक्षों ने अपने अपने संकायों में किए जा रहे शोध, नवाचारों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में भूजल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। विश्वविद्यालय भूजल स्तर को बढ़ाने के उपाय खोजे। विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोतों को नौलों को बचाने के लिए भी वैज्ञानिक समाधान ढूंढे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय टूरिस्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी शोध करे और इस चुनौती हेतु अपने ठोस सुझाव दे, जिससे पर्यटन और ट्रैफिक का सही से प्रबंधन किया जा सके।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकार लगातार तैयारी कर रही है। हालांकि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होनी है, जिससे खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए किया जाना है। लेकिन खेल विभाग असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन लोकसभा चुनाव के तहत लगी आचार संहिता के बाद नहीं हो पाया था। लेकिन अब एक बार फिर से उत्तराखंड में उपचुनाव की घोषणा लागू होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। देखिए, प्रदेश में वाकई राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, देवभूमि को मिली है, गर्व की बात है। और उससे पहले राज्य स्तरीय गेम होने हैं, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में तय हुआ था। निश्चित रूप से उसकी तैयारी विभाग ने अपनी ओर से की थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता को ही 2-2.5 महीने करीब लगे, जिसके कारण से सभी लोग चुनाव में ही व्यस्तता रहे। आगे विभाग उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग राज्य स्तरीय गेम भी कराएंगे और निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय खेलों के लिए भी हम प्रतिबद्धता के साथ में हमारी पूरी तैयारी है। बद्रीनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर गढ़वाल लोकसभा के कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी रहे गणेश कोदियाल के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश कोदियाल ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में लोकल कार्यकर्ताओं को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा और उस उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी हैसियत और ताकत के साथ काम करेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के जो हैं और जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते हुए, पार्टी के प्रति ईमानदारी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। तो पार्टी आकलन करेगी और जो वहां के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये उनका हक है, ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जितनी मेरी हैसियत और ताकत है, मैं अपनी पूरी हैसियत और ताकत से वहां के प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम करूंगा। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में बसपा से विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद इस सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंगलौर विधानसभा सीट पर केवल कांग्रेस और बसपा के बीच ही मुकाबला हुआ चला आ रहा है, लेकिन बसपा के कद्दावर नेता हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद मंगलौर उपचुनाव में अन्य दल भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे काजी निजामुद्दीन इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला मान रहे हैं। और लोकसभा के अगर आप रिजल्ट देखें तो लोकसभा में लगभग 44,000 से ऊपर वोट मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं और 21,000 बीजेपी को मिले हैं। तो 23,000 के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी यहाँ बीजेपी से जीती है। तो हमारी तैयारी का ही नतीजा था वो इतना बड़ा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की जीत होना। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव होने जा रहा है। पार्लियामेंट में भी बीजेपी से हुआ, असेंबली में भी बीजेपी से होगा और सशक्त तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीत का चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। रुड़की के नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जबकि जो लोग अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त करने से पहले प्रचार प्रसार किया जाना भी जरूरी है। साथ ही जो लोग बिना वेंडर लाइसेंस के अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे, तो उनके माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली वो लगातार रोज ही इस पर काम कर रही है अतिक्रमण हटाने में। कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है,
जिनसे असुविधा हो रही, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। दूसरी बात हमने कही कि अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, आप नालों की सफाई कराएं। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। बेताल घाट में वाहन दुर्घटना में हुए घायल और ओखाल कांडा में सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की बात कही है। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं। और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। रुड़की में महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़, अभद्रता और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद 2 मंचलों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बताए गए हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं देहरादून से रुड़की के लिए आ रही थी और ये मोहंड क्रॉस करने के बाद एक बाइक पे 2 युवक सवार थे और उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू करा। आगे पीछे वो करते रहे। हमने अपनी गाड़ी स्लो भी करी ताकि वो निकल जाए, लेकिन उन्होंने अश्लील इशारे करे, गाली गलौज करने लगे और वो नशे में पूरे धुत थे। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने हमारी गाड़ी को बिहारीगढ़ से आगे, जहाँ उत्तराखंड बॉर्डर लगता है अमानतगढ़ पे, हमारी गाड़ी के आगे उन्होंने अपनी बाइक लगाई और पत्थर उठा के इन्होंने शीशे पे मारा, जहाँ पर मेरी जो बहन बैठी थी ड्राइविंग सीट के बराबर में। वो शीशा नहीं टूटा, लेकिन इन्होंने फिर पत्थर उठाया और पूरी जान से मारने की कोशिश थी इनकी। मतलब इस लेवल पर इन्होंने जो बदतमीजी करी है। एक महिला के साथ कुछ युवकों के द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस के द्वारा तत्काल अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 509 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों आरोपियों अर्जुन और शुभम को हिरासत में लेते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी और त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति हरिद्वार पुलिस निरंतर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रभावी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर के प्रतापपुर निवासी एक व्यक्ति ने लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल के साथ ग्राम प्रधान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट की। पीड़ित लेखपाल ने ग्राम प्रधान सहित कई लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। लक्सर राजस्व लेखपाल धरने पर बैठे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लेखपाल अड़े। सभी कामकाज पूरी तरह से ठप है। वहीं लेखपाल की तहरीर पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहाँ पर प्रधान जी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा जो है हमारे जो पटवारी जी हैं उनके साथ अपहत्या की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। उनका मोबाइल फ़ोन, इनके गले की माला, जिसे चेन कहते हैं, चेन इत्यादि उनके द्वारा छीन ली गई। उसके पश्चात फरार सीएम हेल्पलाइन पर अपनी ड्यूटी
करते हुए लेखपाल के साथ इस प्रकार की अभद्रता और मारपीट कतई स्वीकार्य नहीं है। इसके विरोध में हमारा लेखपाल संघ एकजुट होकर खड़ा है और हम आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ये कोई अनूप सिंह सैनी शिकायत करता, इसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि ये ग्राम प्रधान रोने और कुछ और लोगों के नाम से ये अवैध खनन कराते हैं, अवैध अतिक्रमण वगैरह इसका मामला था। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की गई थी। एसडीएम साहब के आदेश हुए, तहसीलदार के आदेश हुए, जांच के लिए पटवारी मौके पर गया था जांच के लिए। तो उसी बीच जो है ये कुछ गुस्सा हो गए हैं प्रधानमंत्री और इन्होंने इसकी मारपीट की। यही मामला था, कल 11 तारीख को। एक्चुअली लेखपाल जो है सांकेतिक कार्य बहिष्कार वाले हैं और कोई अगर अर्जेंट काम है तो उनसे जाने के लिए तैयार है। कोई अभी ऐसा लक्सर के बुकनपुर गांव में ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, हायर सेंटर रेफर किया गया। लेख सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवकों को परिजनों ने लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं गंभीर हालत के चलते डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। परिजनों ने ग्राम प्रधान पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर हमेशा दो ही परिवारों का दबदबा रहा, जिसमें कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन तो वहीं बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच ही कड़ा मुकाबला होता रहा है। लेकिन कद्दावर नेता के रूप में माने जाने वाले हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद समीकरण का गठजोड़ करने वाले नेताओं के आंकड़े कमजोर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। हमारे वालिद मरहूम द्वारा उनके द्वारा सजाया हुआ गुलदस्ता है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस गुलदस्ते को सजाने में। इसमें 36 बिरादरी के फूल हैं। यहाँ हर बिरादरी के, हर समाज के लोग आपको मिलेंगे और जब से ये घोषणा हुई है चुनाव की, तभी से सब में बहुत ज़्यादा जोश है माशाल्लाह, और सब पूरे दिलो जान से इस चुनाव में लग गए हैं और घर घर जा कर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं और अपने लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। कि प्रत्याशी तो ये है ही है और अभी घोषणा बाकी है, वो भी हो जाएगी। वैसे तो अभी तक किसी की हुई नहीं, ना बसपा की, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, विधिवत किसी की नहीं हुई। लेकिन ये है कि हमें 100% उम्मीद है कि बहन जी इन्हें अपना कैंडिडेट घोषित पूरा समर्थन मिल रहा है इंशाल्लाह जीत पक्की, क्योंकि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं कल वाइक देख रहा था काजी निजामुद्दीन साहब की, वो लड़ रहे हैं चुनाव। जब आपने सवाल किया कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 2027 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उबैदुर रहमान मोंटी साहब जो लड़ रहे हैं मंगलौर के विकास के लिए लड़ रहे हैं, मंगलौर की जनता के लिए लड़ रहे हैं, वो 2027 के लिए नहीं लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत पक्की जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतारा था और अब एनडीए की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्टार प्रचारक के रूप में रिजल्ट भी दिखने लगा है। साथ ही जिन लोकसभा सीटों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार में भाग लिया था, उनमें से कई सांसद इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में भी कामयाब रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी जुड़ गया है। सीएम धामी ने लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार में भाग लिया। उनमें से कई सांसद इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना की कुल 43 सीटों पर स्टार प्रचारक के तौर पर भाग लेते हुए तकरीबन 200 जनसभाओं को संबोधित किया था, जिसमें से कुल 26 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 17 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा और जो 26 प्रत्याशी जीते, उनमें से 10 निर्वाचित सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जबकि पंजाब के लुधियाना सीट से चुनाव हार गए
रवनीत सिंह बिट्टू को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राजस्थान और एमपी की जिन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया था, उनमें भाजपा के प्रत्याशियों ने बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है। वहीं प्रदेश भाजपा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ हो रही है और भाजपा हाईकमान ने भी सीएम धामी को स्टार प्रचारक के रूप में उतारने के बाद सीएम धामी का स्ट्राइक रेट 100% माना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल का कहना है कि सीएम धामी इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पूरे देश में प्रादेशिक नेताओं में योगी आदित्यनाथ के बाद सीएम धामी की ज्यादा डिमांड थी। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का यह भी कहना है कि जीते हुए उम्मीदवारों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। एक राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पूरे देश भर के अन्य राज्यों में यदि मैं कहूं कि योगी जी के बाद किसी की प्रादेशिक नेताओं में से मांग थी तो वो पुष्कर सिंह धामी जी की थी। ऐसे में वो 46 सीटों पर गए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 60% है, क्योंकि उसमें से 26 जीते हैं और 10 को मंत्रिमंडल में लिया जाना, ये तो इसमें तो खैर धामी जी का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो अच्छे उम्मीदवार थे, जीत करके आए। प्रधानमंत्री जी ने उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि यूसीसी कानून लाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, इसलिए उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में देश भर में घुमाया गया। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जब प्रदेश को मुख्यमंत्री की जरूरत थी तब वह देश भर में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही प्रचार करेंगे और यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, तो इस वजह से उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में घुमाया गया, जबकि अपना प्रदेश यहाँ सफर करता रहा। जिस प्रदेश ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, पूरा विश्वास उनके ऊपर जताया, पहले 57 का बहुमत और दूसरी सरकार में 47 का बहुमत दिया, उन्हें मुखिया की कुर्सी तक बिठाया, वहां 1500 जंगल धू-धू करके जलते रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कोई सुध नहीं ली। उसके अलावा 4 धाम जो यात्रा में अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म रहा, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, तब से उनके द्वारा लिए गए फैसले और जनहित से जुड़ी योजनाओं की वजह से धामी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्म परिवर्तन और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की नई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लोगों को फायदा मिल रहा है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।